सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड इसके 2020 के बोर्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और सारे वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो उन चैप्टर से उन टॉपिक से आए हुए हैं जो कि आपके टर्म 2 के सिलेबस में है फॉर 2022 बोर्ड एग्ज़ाम। तो जो चैप्टर्स आपके टर्म 1 के थे वहाँ से क्वेश्चन जो आए हैं वो मैंने रिमूव कर दिए हैं, और जो टॉपिक आपके सिलेबस से रिमूव हो गए हैं वहाँ से अगर क्वेश्चन आए हैं तो वो भी मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कभी वैल्यू चेंज हो जाती है, लगभग कॉन्सेप्ट वही रहता है, इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो जिसने अच्छे से तैयार कर लिया है उसको तो बेनिफिट होगा ही। अगर किसी ने अच्छे से तैयार नहीं किया है, बहुत सारे चैप्टर उसके अभी प्रिपेयर नहीं हुए हैं, तो भी इस वीडियो से बहुत कुछ उसको सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ हर चीज़ मैं डिटेल में बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा। और ये हमारा सेट 1 रहेगा। इस तरीके से 4 और सेट हैं जो कि 2020 में आए थे। तो अगर इस वीडियो पे अच्छा व्यूज़ मिलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो मैं और सेट की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सेक्शन ए ये हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आपको x की वैल्यू बतानी है, जहां पर 2x, x + 10, 3x + 2 ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी एक के बाद एक आने वाले टर्म है एपी के। एक के बाद एक आने वाले हैं, इसका मतलब क्या है, हर अगल बगल वाले जो टर्म होंगे उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस सेम होगा। तो हम यही चीज़ कर देते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, तो हम x + 10 लिख लेंगे यहाँ, और इसमें से माइनस करेंगे 2x। इसकी वैल्यू बराबर होगी किसके, अब इसका पेयर ले लेंगे, तो यहाँ 3x + 2 हो जाएगा और माइनस x + 10 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे। देखो मैं आपको यहाँ पूरा एक चीज़ सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्लस माइनस है, यहाँ पर मेन चीज़ आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ जाएगी 6। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है AP का P और कॉमन डिफरेंस है हमारा Q। तो आपको 10th टर्म बताना है। nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1d। हमको 10th टर्म निकालना है, यानी a10 की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू हमको दी है P प्लस n की वैल्यू हमारी 10 है, 10 - 1 9 होगा, और d यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या दी हुई, Q, तो ये Q हो जाएगा, P + 9Q, ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आपके 1 मार्क्स के ही है। एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, इस सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल, यानी इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्किल है, जैसे कि आपको ये फिगर में दिया हुआ है। आपको लेंथ BC बतानी है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि अगर मान लो हमारे पास एक सर्किल है और यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक ये हमने ड्रॉ कर लिया और एक ये, तो इन टेंजेंट की जो लेंथ होगी ना वो आपस में इक्वल होगी। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। हमको निकालना है BC, तो चलो हम क्या करेंगे, ये मान लेते हैं B पॉइंट है और ये हमारा सर्किल है, यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, एक BP हो गया और एक BQ हो गया, तो इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। PB हमको 3 दिया हुआ है, इसका मतलब BQ भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। चलो ये हमको पता चल गया। अब QC हम कैसे निकालेंगे, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे कि A हम पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, AP और AR। AP की लेंथ हमको 4 सेंटीमीटर दी हुई है, AR क्या हो जाएगा 4, और टोटल देखो हमारा A से लेके C तक ये पूरा 11 दिया हुआ है, तो हमको सिर्फ RC चाहिए। तो ये क्या होगा, 11 - 4 जो कि 7 होता है, यानी RC की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी C पॉइंट से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, CR और CQ, तो इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। अगर RC 7 है तो CQ भी हमारा 7 सेंटीमीटर होगा। तो हमको BC बताना था, तो बस ऐड कर लो 3 + 7, तो हमारा 10 आंसर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ द शेडो इज 1:√3। यानी हमको दिया हुआ है, ये हमारा एक रॉड है और ये इसकी शेडो बननी है, इनके रेशियो दिए हुए हैं। अगर लेंथ ऑफ द रॉड हमारी 1 है तो शेडो की वैल्यू क्या होगी, √3 होगी। आपको बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट द मोमेंट। तो हमारी जो शेडो बनती है वो सन की पोजीशन के हिसाब से बनती है, यानी मान लो हमारा सन ये है, तो ये ऐसे यहाँ पर जाके शेडो कहाँ एंड होगी, यहाँ बनेगी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, वो एंगल जो ऊपर की तरफ बने, यानी ये ऐसे ऊपर की तरफ जाके एंगल बने, तो ये थीटा हमको निकालना है। तो हमको बेसिकली सब रेशियो दिया हुआ है, इस थीटा के हिसाब से हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है 1 और बेस दिया हुआ है √3। तो tan का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। और ये कब आती है, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट दैट मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको 2 कोण दिए हुए हैं जिनकी हाइट का रेशियो दिया हुआ है 1:3 और इनकी रेडियाई का रेशियो दिया हुआ है 3:1। इनके वॉल्यूम का रेशियो आपको बताना है।
तो देखो यहाँ पर ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, अगर आपके 2 मार्क्स में आएंगे तो थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने आंसर लिख दिया। तो आप पहले गिवन डाटा लिख लोगे। तो हाइट का रेशियो दिया हुआ है, यानी पहले वाला कोण H1 मान लेते हैं, दूसरा H2, इनका रेशियो दिया हुआ है 1/3। इसी तरीके से आपको रेडियाई का रेशियो दिया हुआ है, यानी R1/R2, इस तरह हम लिख सकते हैं 3/1। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, V1/V2 अगर हमको निकालना है, इसके पहले यहाँ लिख देना आप रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, उसके बाद ये इक्वल लगा के या थोड़ा सा आगे करके V1/V2 लिख के और इनके फॉर्मूला लिख देना आपको। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई R²H। तो ये R1 और H1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यही फॉर्मूला 1/3 पाई R2² H2। बस आपको वैल्यू पुट कर देना है, वैल्यू पुट करके एक बार दिखा देना और उसके बाद सॉल्व करके आंसर। तो सॉल्व करने पे ये 3/1 आ जाएगा, यानी रेशियो की बात करें तो आप लिख देना रेशियो 3:1। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर ये कह रहा है कि मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसकी वैल्यू दी हुई है 15, आपको n की वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली हम मीन कैसे निकालते हैं, जो भी हमें नंबर्स दिए होते हैं, जैसे कह रहा है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो हम मान लेते हैं 3 हमारे पास नंबर है, 1 2 3। तो मीन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इन सब को ऐड कर लो, यानी 1 + 2 + 3। और कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 3 नंबर्स दिए हुए हैं, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो क्या होता है, एक तो जो नंबर्स दिए हैं उनका सम निकाल लो और उसके बाद जितने नंबर हैं, यानी मान लो n है तो उससे डिवाइड कर देना है। आपने फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपके बुक में दिया हुआ है। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये भी 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 से स्टार्ट होते हैं। और नेचुरल नंबर भी यहीं से स्टार्ट होते हैं, यानी वही पॉजिटिव इंटीजर वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं। तो उस सम का फॉर्मूला होता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2। हमको निकालना है मीन, तो मीन में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ मैंने बताया था सम डिवाइडेड बाई n। तो सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n + 1 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई n, यानी सम डिवाइडेड बाई n। तो मीन की वैल्यू हमको 15 दी हुई है, यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो n + 1 डिवाइडेड बाई = 15 हो जाएगा। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपको पूरा सॉल्व कर लेना है। और 1 जाके माइनस हो जाएगा, यानी 30 - 1, तो n की वैल्यू 29 आ जाएगी। यही आपका आंसर है। अब सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको ये शो करना है कि ये जो आपके टर्म्स लिखे हुए हैं ये सब AP में है। तो अगर ये AP में है तो इनका जो डिफरेंस है वो सेम होगा, यानी डिफरेंस कॉमन होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, इक्वेट कर दो, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में किया था। a² + b² माइनस कर देंगे a - b का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा। इसमें से इसको माइनस कर दो, a + b का होल स्क्वायर माइनस a² + b²। अब इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ। a² + b² हो जाएगा, माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करो, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस 2ab, ये होता है। तो यहाँ से a², ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो a² और माइनस a² कैंसिल हो जाएगा, b² और माइनस b² कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2ab हो जाएगी। अब राइट साइड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ भी ऐसे ही होगा, a² + b² + 2ab और माइनस हमारा a² माइनस b², जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा, 2ab। तो देख सकते हो दोनों बराबर है। इस तरह से आपको इक्वेट करके शो कर देना है। तो आप लिख देना कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर गिवन टर्म्स आर इन AP। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पर आपको नीचे फिगर दी हुई है, वहाँ पर 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, TP और TQ, यानी ये हमारा TP है और ये हमारा TQ है। ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T, यानी T पॉइंट से ड्रॉ किए जा रहे हैं। आपको प्रूव करना है एंगल PTQ ये 2 टाइम्स है एंगल OPQ के, यानी ये जो हमारा है OPQ, इसकी वैल्यू अगर हम मान लो थीटा लिख देते हैं तो ये जो हमारा PTQ वाली है इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स होगी, यानी ये हमारा 2 थीटा होगा। तो हम यही चीज़ स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, लेट एंगल OPQ ये इक्वल है किसके, थीटा के, देयरफॉर एंगल TPQ इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा ये चीज़ देखो, अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ होता है जिस पॉइंट पे इस सर्किल को टच करेगा वहाँ से अगर हम रेडियस बना दें तो वो रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा, यानी ये जो टोटल वाला एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। अब हमको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला यानी TPQ वाला। तो 90 में से थीटा माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होगी, यानी ये जो हमारा TP है और TQ इसकी लेंथ बराबर होगी, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा।
जिनके जो बेस एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा टी क्यू पी ये भी 90 माइनस थीटा होगा। तो यही चीज़ हम लिख लेंगे कि ये इक्वल होगा किसके, एंगल टी क्यू पी के, जो कि ये वाला एंगल है, और ये कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ से मैं इन सब को हटाता हूँ, जो काम का है वही लिखते हैं। ये एंगल हमको पता चल गया कितना है 90 माइनस थीटा, और ये भी हमको पता चल गया कितना है 90 माइनस थीटा। तो अगर हम ये पूरा एक ट्रायंगल की बात कर लें तो यहाँ थीटा के फॉर्म में सारे एंगल्स हमको पता चल गए हैं। यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल टी पी क्यू। अब इन ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, यानी 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा। और जो हमारा एंगल पी टी क्यू है इसकी वैल्यू कितनी होगी 180 होगी। अब इस ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर दोगे 180 हो जाएगा, माइनस 2 थीटा हो जाएगा, प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स 180। अब 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हमारा एंगल पी टी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 थीटा, जो कि हमको प्रूव करना था। तो ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से आपको पूरा लिख के शो करना है, ऐसा नहीं कि अपने मन से कर लिया यहाँ ये एंगल होगा वो एंगल होगा। प्रूव करना है तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ आगे एक लाइन और लिख दो, हैंस प्रूव्ड एंगल पी टी क्यू इक्वल 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। क्वेश्चन नंबर 23 है, द रॉड ए सी ऑफ अ टीवी डिस्क एंटीना इज फिक्स्ड एट राइट एंगल टू द वॉल ए बी। तो वॉल हमारी ये ए बी है पूरी, और इस पर जो डिस्क एंटीना है ए सी ये लगा हुआ है, और एक रॉड सी डी वो सपोर्ट कर रहा है डिस्क को, जैसा कि फिगर में शो कर रहा है। यानी इस तरह से सी डी लगा हुआ है ताकि ये जो ए सी वाला ये पूरा जो एंटीना वाला रॉड है वो नीचे ना झुकने पाए, सपोर्ट दिए हुए है। एसी की लेंथ आपको दी हुई है, सीडी की लेंथ आपको दी हुई है, आपको बताना है टेन थीटा और दूसरा आपको बताना है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो हमको बेसिकली क्या क्या दिया हुआ है ये हम देख लेते हैं। एसी दिया हुआ है 1.5 मीटर और सीडी हमको दिया हुआ है 3 मीटर्स। तो अगर हम थीटा की वैल्यू निकाल लें तो उसको पुट करके सब कुछ निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी ए सी बाई सी डी। ए सी हमको 1.5 दिया हुआ है, सी डी हमको 3 दिया हुआ है, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2। और 1/2 वैल्यू कब आती है जब थीटा की वैल्यू हमारी 30 डिग्री होती है साइन में। तो बस क्वेश्चन हो गया हमारा टेन थीटा हम निकाल लेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री बेसिकली हमको निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/√3। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट हम निकाल लेंगे। उसके बाद सेक 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू लगा के आपका यहाँ आ जाएगा 2/√3 + 2। इस तरह से भी इतना लिख के छोड़ सकते हो, या थोड़ा सा इसको एलसीएम लेके और सॉल्व कर लो और इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, √3/3 इस तरह से भी लिख सकते हो। एलसीएम लेगो तो इस तरह से आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके सही हैं, मतलब चाहे इतना लिख के छोड़ दो चाहे यहाँ तक सॉल्व कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ आपको मीन बताना है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसका। तो ये टेबल दिया हुआ है जहाँ पर क्लास और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। पहले वाले कॉलम में हम लिखेंगे क्लासेस, दूसरे में हम लिखेंगे XI, तीसरे में लिखेंगे FI, और यहाँ पर इन दोनों का लास्ट वाले कॉलम में मल्टीप्लिकेशन यानी FI XI ये निकालेंगे। अब XI क्या है देखो, यहाँ पर क्लास दी हुई है, इसका इंटरवल दिया हुआ है। तो जो स्टार्ट होता है उसे हम लोअर लिमिट कहते हैं और जो एंडिंग होता है उसे हम अपर लिमिट कहते हैं। यानी लोअर लिमिट हमारी 3 है और अपर लिमिट हमारी 5 है। इसी तरीके से यहाँ पर लोअर लिमिट 5 है और अपर लिमिट हमारी 7 है। तो XI क्या होता है, इसी क्लास का मीन होता है। मीन में क्या करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो होती है क्लासेस की उसको ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए हम पहले क्लासेस की वैल्यू लिख लेते हैं। तो पहली हमारी ये 3, 5 है, तो ये हमारी क्लासेस की वैल्यू हो गई। XI कैसे निकालेंगे, पहले वाले में 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 8/2 हमारा ये 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे करते हुए आपको सारी वैल्यू लिख लेनी है। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमको दी हुई है तो FI वाले में हम लिख लेंगे, ये 5 हो गया, 10 हो गया। अब XI और FI को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लो, 4 5 = 20, तो यहाँ 20 हो जाएगा। इसी तरह सब आपको कर लेना है। अब यहाँ पर आप लिख लेना टोटल। टोटल क्या होगा, देखो XI की ज़रूरत नहीं है, हम FI का टोटल निकाल लेंगे। यानी FI में जितने भी लिखे हुए हैं 5 + 10 + 10 + 7 + 8, इसकी वैल्यू हमारी 40 हो जाएगी। इसी तरीके से FI XI इनका पूरा सम कर लो तो इसकी वैल्यू आएगी 326। अब जो हमारा मीन होता है यानी X बार, इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI। तो FI XI का पूरा समेशन हमने निकाल लिया है, कितना है 326।
एफ आई का समेशन हमारा 40 है। सॉल्व करने पे वैल्यू 8.15 आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 26 में आपको ऑप्शन था ये वाला कर लेते या इसके नीचे जो दिया हुआ इसको कर लेते। तो उसमें हमको मीन निकालने को कहा था, इसमें मोड निकालना है। तो यहाँ से जिसने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है ना, तो आप समझ गए मीन किस तरह निकालते हैं। अब सीख लेते हैं मोड किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है। तो मॉडल क्लास क्या होता है? वो क्लास होती है जहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी बताओ कहाँ ज़्यादा है? आप कहोगे 12, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो ये जिस क्लास में लाई करेगा वही हमारी मॉडल क्लास है। तो 12 हमको कहाँ मिल रहा है? 60 से 80 में मिल रहा है। यानी हम कह सकते हैं मॉडल क्लास हमारा क्या होगा? 60 से 80। अब हम डायरेक्ट मोड का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो ये होता है हमारा L प्लस, फिर एक ब्रैकेट हम यहाँ लगाएंगे, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। अब ये सब टर्म क्या होते हैं, इसकी मीनिंग आपको बुक में दी हुई है, तो यहाँ पर मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हाँ बता देता हूँ कि ये क्या है। जो आपका L है ये लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की। तो मॉडल क्लास हमारी कौन सी है? 60 से 80। तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी? 60 होगी। तो L की वैल्यू हमारी 60 हो गई। F1 क्या होगा? ये फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? आप कहोगे 12 है। तो F1 की वैल्यू हमारी 12 हो जाएगी। F0 क्या है? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी। तो इससे पहले क्या है? आप कहोगे 10 है। तो F0 की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी। इसी तरीके से जो F2 है वो कौन सी है? मॉडल क्लास के बाद आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी क्या है? 6 है। तो F2 हमारा 6 हो गया। H क्या होता है? साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 20 माइनस 0 करोगे तो कितना हो जाएगा? 20। 40 माइनस 20 कर लो, यहाँ पर सभी बराबर है। 120 माइनस 100 20 आएगा। यानी H की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 20 हो गई। बस आपको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। ये कैलकुलेशन खुद आपसे करो ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। मैंने सारी आपको वैल्यू यहाँ लिख दी, बस पुट करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा 65। अब एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहाँ आंसर नहीं लिख देना कि फॉर्मूला एक बार डायरेक्ट आंसर लिख दिए। पहले एक बार वैल्यू पुट करना है, वो शो करोगे तब उसके बाद आंसर लिखना है। और वीडियो पॉज करके आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो खुद से, एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कह रहा है एक फ्लाइट है 600 किलोमीटर की, यानी बाई प्लेन एक जर्नी है। जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर दिया हुआ है। जो एयरक्राफ्ट है वो धीरे हो जाता है बुरे मौसम की वजह से, ख़राब मौसम की वजह से। उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कम हो जाती है। मौसम ख़राब तो स्पीड उसने कम कर दी। कितनी कर दी? बाई 200 किलोमीटर। यानी पहले मान लो स्पीड उसकी रही होगी x, तो मौसम ख़राब होने की वजह से उसने स्पीड कितनी कर दी? x माइनस 200, यानी 200 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। तो स्पीड कम कर दोगे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? इंक्रीज बाई 30 मिनट। यानी मान लो पहले T1 लग रहा था तो अब कितना लगेगा? T2। यानी T2 की वैल्यू ज़्यादा है, अब ज़्यादा टाइम लग रहा है, स्पीड उसकी कम हो गई है। तो T2 माइनस T1 अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा? 30 मिनट। ये हम कह सकते हैं आधा घंटा, 1/2 आवर्स। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, अभी हम इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 30 हमको मिनट्स में दिया हुआ था। आपको ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट बतानी है, यानी T1 की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। या तो हम यहाँ से इक्वेशन बना के x की वैल्यू निकाल लें, वहाँ से हम फिर t निकाल लेंगे, या डायरेक्ट t वाली इक्वेशन बना लेते हैं। तो दोनों तरीके से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आप पहले एक स्टेटमेंट लिखोगे, लेट द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बी x किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर। अब देखो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या होगी? 1/2 आवर्स, यानी आधे घंटे का डिफरेंस है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हम कह सकते हैं टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी वही है 600 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो गया। स्पीड क्या होगी? देखो T2 टाइम जब लग रहा है तो बाद में स्पीड कितनी है? x माइनस 200। तो यहाँ स्पीड की वैल्यू पुट कर दोगे इस तरीके से। माइनस अब हम T1 में वैल्यू पुट करेंगे, डिस्टेंस वही हमारी 600 है, अपॉन पहले कितनी स्पीड थी? x थी, तो यहाँ x पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2। अब यहाँ से इसका एलसीएम वगैरह लेके इसको थोड़ा सॉल्व करके इक्वेशन बना लोगे। ये खुद से आप ट्राई करना। तो क्या हो जाएगा? x² माइनस 200x माइनस 2,40,000, ये इक्वेशन बनेगी इक्वल्स टू 0। सिंपल से इक्वेशन है, यहाँ बना सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने आपको करके नहीं दिखाया। अब यहाँ पर स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म हम लगा लेंगे। कहने का मतलब ये है कि माइनस 200 चाहिए ना, तो आप ऐसे कर लो, माइनस 600 प्लस 400, और 6 4 24 होगा, और 4 0 आप लगा दोगे तो वही चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ हम ये कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा। यहाँ x कॉमन ले लोगे तो x माइनस हमारा ये 600 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा ना। इस तरीके से यहाँ पर हम 400 कॉमन ले लेंगे तो हमारा x हो जाएगा और माइनस 600 हो जाएगा, ठीक है।
तो x प्लस 400 हो गया और x माइनस 600 हो गया। इन दोनों को अगर 0 से इक्वेट कर दोगे तो x वैल्यू क्या आ जाएगी, एक हमारी 600 आ जाएगी, दूसरी माइनस 400 आ जाएगी। भाई स्पीड तो माइनस में होगी नहीं तो उल्टा चलने लगेगा, तो पॉजिटिव वाली ही हम लेंगे। तो x की वैल्यू आ गई, यानी स्पीड की वैल्यू हमारे पास आ गई। स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट क्या है, 600 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हमको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस हमको 600 दिया हुआ है, स्पीड भी हमारी 600 आ गई, तो कितना हो जाएगा टाइम, 1 आवर्स आ जाएगा। तो यही चीज़ आपको लिख देनी है। देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इज 1 आवर्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम टाइम को भी वेरिएबल मान के यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हमको स्पीड का डिफरेंस दिया हुआ है कि बाद में स्पीड कम हो जाती है, पहले स्पीड ज़्यादा थी। तो पहले मान लो अगर x1 रही होगी, इसमें से हम बाद वाली मान लो x2 थी, इसको माइनस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, क्योंकि पहले स्पीड ज़्यादा थी इसीलिए हम x1 को पहले लिख रहे हैं, और माइनस फिर x2, तो ये हमारा 200 आ जाएगा। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 600 है, और टाइम हमारा क्या है, मान लो पहले t था, ठीक है, t1 इक्वल टू t था, बाद में टाइम क्या हो गया, टाइम बढ़ गया क्योंकि स्पीड हमारी कम हो गई। कितनी हो गई, t प्लस 1/2। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5, यानी t प्लस 0.5, ये हम कर सकते हैं। तो t1 की वैल्यू हमारी ये t हो गई, माइनस x2 क्या हो जाएगा, देखो डिस्टेंस हमारी वही है, स्पीड यानी टाइम हमारा क्या हो जाएगा, t प्लस 0.5, इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। यहाँ से आप एलसीएम ले लो, t प्लस 0.5, तो यहाँ से हमारा ये 600 हो जाएगा। अच्छा ये 0 हटा ही दो, ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे 600 का 0, यहाँ का 0 और 200 का 0, तो कितना बच जाएगा, सिर्फ हमारा ये 6 बच जाएगा, और t प्लस 0.5 हो जाएगा और माइनस 6t हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। थोड़ा सा और सॉल्व करो और ये वाले टर्म को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 60 हो जाएगा, प्लस 6 5 30, यानी ये 3 हो जाएगा, माइनस 60 हो गया। तो हमारा ये 2t और t प्लस 0.5, तो यहाँ से इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा, 2t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 5 10 और t, यानी हमारा ये t हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये इक्वेशन थोड़ी आसान है मेरे हिसाब से, ये इस तरीके से आप करोगे ना t को वेरिएबल मान के, तो यहाँ पर देख रहे हो कितनी आसान सी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब मिडिल वाले टर्म को हम स्प्लिट कर लेंगे इस तरह से, यानी 2t स्क्वायर हो गया प्लस हमारा ये 3t हो गया माइनस 2t और माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर t कॉमन ले लो तो हमारा क्या हो जाएगा, 2t प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो तो ये भी हमारा 2t प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी एक हमारा बन जाएगा t माइनस 1 और दूसरा हमारा बन जाएगा 2t प्लस 3। दोनों को 0 से इक्वेट कर दो तो एक वैल्यू आएगी टाइम की आपकी 1, दूसरी आएगी देखो इधर 3 चला जाएगा, यानी माइनस 3/2। भाई टाइम माइनस में नहीं होता इसीलिए हम t की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो देखो यहाँ से भी हो जाएगा। अब सेक्शन डी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ कह रहा है सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन AP ये दिया हुआ है 32, और रेशियो दिया है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म, ये दिया हुआ है, आपको नंबर्स बताने हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आपको AP के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिए हुए हैं और ना ही आपको A की वैल्यू दी है ना ही D की वैल्यू दी हुई है, तब आपको टर्म्स क्या लेट करने हैं। आप लिखोगे यहाँ पर लेट 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बी, तो वो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होंगे, एक तो आपको लेट करना है a माइनस 3d, अभी मैं बताता हूँ क्यों हम यही लेट कर रहे हैं। दूसरा आप लेट करोगे a माइनस d, फिर तीसरा होगा आपका a प्लस d, और चौथा होगा a प्लस 3d। हम इसलिए लेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सम की बात कर रहा है। जब हम ऐड करेंगे देखो माइनस 3d और ये जो हमारा 3d है ये ऐड होकर 0 हो जाएगा, इसी तरह माइनस d और d ये भी 0 हो जाएगा, और सिर्फ a वाला टर्म हमको बचेगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारे पास a वाला टर्म भी रहे d वाला भी टर्म रहे, हम चाहते हैं कोई एक चला जाए। तो इसीलिए हमने यही कहा कि चलो d वाला टर्म हट जाएगा तो a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें, क्योंकि सम की वैल्यू हमको दी हुई है 32। तो इस तरीके से आपको लेट कर लेना है कि जब ऐड करो तो d वाला टर्म गायब हो जाए। अब ये सब AP में है, निकाल भी सकते हो, यहाँ से इसको माइनस कर दो और इसको यहाँ से माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, सबकी वैल्यू सेम आएगी, यानी 2d आएगी। अब हमको क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 32, यानी इन सब को ऐड कर लो, तो ऐड करने पे क्या आएगा, d वाले टर्म तो खत्म हो जाएंगे, a और यहाँ a यहाँ a यहाँ a, यानी ये 4a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई। आगे क्या कह रहा है, रेशियो दिया हो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा ये है, लास्ट टर्म हमारा ये है, इनका प्रोडक्ट निकाल लो। इसका जो रेशियो है
दोनों जो मिडिल वाले टर्म है यानी ये वाले और ये वाले टर्म, इनका प्रोडक्ट, ये कितना दिया हुआ है 7:15 यानी 7/15 ये दिया हुआ है। बस इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं दिख रही है आपको, a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी, यही चीज़ बिल्कुल लगा देना आपको। तो आप क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर क्या होगा 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, इसकी वैल्यू 7/15 हो गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a की वैल्यू पुट कर लो, इसको सॉल्व कर लेना, इसमें और कुछ नहीं है। तो सॉल्व करने पे आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। तो आएगा आपका d स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ से आप d की वैल्यू निकाल लोगे प्लस माइनस 2। अब यही d की वैल्यू यहाँ ऊपर टर्म में पुट कर दोगे तो आपको वो नंबर्स मिल जाएंगे। एक बार d की वैल्यू प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो, दोनों में से एक ही लिख देना, ज़रूर नहीं कि दोनों ही लिखना है आपको। तो पहले हम d की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, तो क्या होगा a माइनस 3d, इसकी वैल्यू हम निकालें तो a हमारा 8 है माइनस d की वैल्यू हमारी 2 है, 2 3 6, 8 माइनस 6 क्या होगा 2 आ जाएगी। इसी तरीके से a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d इन सब में वैल्यू पुट कर लोगे तो आपके नंबर्स आ जाएंगे 2, 6, 10, 14, ये नंबर्स आ जाएंगे। अब माइनस 2 पुट करोगे तब क्या होगा, देखो a की वैल्यू 8 है माइनस 3 और माइनस 2, तो 8 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो 14 और सारी वैल्यू पुट करके यहाँ आगे टर्म लिख सकते हो। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो कि जब आप माइनस 2 पुट करोगे ना तो भी यही नंबर्स आएंगे, यानी 14 आएगा, उसके बाद आपका 10 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ ऑर्डर में नहीं लिखना था, आपको सिर्फ नंबर्स बताने थे, तो बस यही एक बार लिख देना 2, 6, 10, 14, ये नंबर्स हो गए। ठीक है, तो चाहे ऐसे लिख लो चाहे उल्टा लिख लो, बात एक ही है। अगर लिखना हो कि वो उन टर्म को लिखो ऑर्डर वे में तो आप दोनों तरीके से लिख के दिखा देना। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमको नंबर बताना तो नंबर कोई भी आगे पीछे कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, ये दिया हुआ है x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर ये AP में है बेसिकली, आप देख सकते हो सारे कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर 3, यानी 4 - 1 कर लो, 7 - 4 कर लो, सबकी वैल्यू क्या आएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो हम x क्या है हमारा इस पूरी सीरीज़ का लास्ट टर्म है, यानी लास्ट टर्म की वैल्यू क्या होती है a प्लस n माइनस 1d। तो लास्ट टर्म x है, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, कितने टर्म है यही तो हमको नहीं पता है, तो n माइनस 1 और d यानी कॉमन डिफरेंस हमारा 3 हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो, 1 प्लस 3n हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, यानी ऐसे कर सकते हैं 3n माइनस 2, ये हमारा x हो गया। तो सम ऑफ n टर्म ये आपको दिया हुआ है 287, इसका फॉर्मूला पहले आप लगा दो, तो ये हमारा होता है n/2 a प्लस l, इसकी वैल्यू दी हुई है 287। तो n/2 फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 1 प्लस लास्ट टर्म यानी x की वैल्यू हमारी क्या है 3n माइनस 2 इक्वल्स 287। इसको बस सॉल्व कर लेना है आपको। तो अगली लाइन में हम लिखेंगे ये हमारा n हो जाएगा यहाँ पर 3n माइनस 1 और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 574 हो जाएगा। यहाँ से 3n स्क्वायर माइनस n, ये 574 को इधर ले आओ, माइनस 574 इक्वल्स टू 0। अब इसमें वही मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है और इस तरह से इक्वेशन बना लेनी है। तो आपकी बनेगी ये n माइनस 14 और दूसरा 3n प्लस 41 इक्वल टू 0। इस वाले से तो n की वैल्यू माइनस में आ जाएगी और नंबर ऑफ टर्म किसी चीज़ की गिनती की जा रही है वो माइनस में तो हो नहीं सकती, तो n की वैल्यू हमारी 14 आ जाएगी। अब यही n की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी 3 × 14 माइनस 2 इक्वल्स 40 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है। अब ये देखो आपकी NCERT बुक से क्वेश्चन लिया गया हुआ है। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे तो बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी गई है, सब कुछ वही है। और वहाँ पर एक्सरसाइज में आपको जस्टिफिकेशन भी देना था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपको जस्टिफाई करना है, सिर्फ आपको स्टेप्स लिखने हैं और इसे कंस्ट्रक्ट कर देना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। पहली चीज़ ये कह रहा है कि आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो स्केल की मदद से आप ए बी एक लाइन बना लोगे। जैसे मान लो हम ये बना लेते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, 7 सेंटीमीटर की होगी। अब ए को सेंटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा। तो कंपास से आप मेज़र कर लो 3 सेंटीमीटर और ए पे पिन रख के आपको एक सर्किल बनाना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा। तो मान लो ये इस तरह से कुछ बनेगा। अब बी को सेंटर मानते हुए एक 2 सेंटीमीटर का सर्किल बनाएंगे, तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि इसका रेडियस कम है। अब आगे इसमें ये कह रहा है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है टेंजेंट टू ईच सर्किल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्किल। अब देखो टेंजेंट बनाने के लिए हमको 2 पॉइंट मिल जाए तभी तो उसको ज्वाइन करेंगे। तो इस सर्किल पे ये टेंजेंट कहाँ टच करेगा उसको निकालने के लिए सबसे पहला काम हम करेंगे, इस ए बी वाली लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब 2 बराबर हिस्से में
डिवाइड करेंगे, यानी इसका मिडिल पोर्शन हमको मिल जाए, ये हमको करना है। तो बाइसेक्ट करने में जैसे हमारी एक लाइन है ना, तो इस तरह से बाइसेक्ट करते हैं। मान लो इसका मिडिल वाला पोर्शन है, ठीक है, बिल्कुल मिड पॉइंट है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा कंपास का मेजरमेंट लेते हैं, यानी कंपास की पिन इस पॉइंट पे रहेगी अगर, तो पेंसिल हमारी थोड़ा ये इस मिड पॉइंट से आगे रहेगी। इस तरह से करके एक आर्क बनाएंगे हम, यानी यहाँ पर पिन रख के एक आर्क ऐसे ऊपर बनाएंगे, इसी तरीके से नीचे की तरफ बना लेंगे, और फिर हम यहाँ पर पिन रख के कंपास से इस आर्क को कट करेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी हम इस आर्क को कट करेंगे, तो हमको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। इस दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल इसके सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ करेंगे इस ए बी वाली लाइन में। यहाँ कैसे कट लगाएंगे, और यहाँ इस तरह से होगा, इसी तरीके से यहाँ पर ऐसे आर्क कट होगा, और ये इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से यहाँ आएगा। अब ये जो पॉइंट होगा उसको हम एम मान लेते हैं, यानी इस ए बी लाइन का ये मिडिल वाला पॉइंट है। अब इस मिड पॉइंट से यहाँ पर कंपास की पिन रखेंगे। अब एम ए और एम बी दोनों लेंथ बराबर है, क्योंकि एम मिड पॉइंट है, तो वहाँ से कंपास की जो पेंसिल है वो चाहे ए पॉइंट पर सेट कर लो या बी पे सेट कर लो, और एक सर्किल बनाना है, ठीक है। इस तरह से आप ये सर्किल बनाओगे, यह आपका सर्किल बन जाएगा। तो ये जहाँ कट करेगा, जैसे ये यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, टेंजेंट वहीं जाके ज्वाइन होगा ये वाला पॉइंट पे, यानी ये वाला जो सेंटर है उसका जो सर्किल है वो यहाँ और यहाँ कट करेगा। अब इन्हीं पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो। पहले इसका नाम दे देते हैं, इसको मान लो हमने P नाम दे दिया, ये Q हो गया, ये हमारा R हो गया, और ये हमारा S हो गया। तो A और R को ज्वाइन कर दोगे तो ये एक टेंजेंट बन गया। इसी तरीके से A और S को ज्वाइन कर दो, ये एक टेंजेंट बन गया। B और P को ज्वाइन कर दो, ये एक टेंजेंट, और B और Q ये एक टेंजेंट बन गया। तो इस तरह से आपको कंपास और स्केल की मदद से ये पूरा ड्रॉ कर लेना है, और स्टेप्स आपको लिख देने हैं, जो कि आप राइट साइड में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 6 मीटर। तो पहले हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लेते हैं, और इस पे एक वर्टिकल टावर है, ये हमने बना लिया। एक वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है, यानी यहाँ से मान लो इस पॉइंट से ये फ्लैग वाला लगा हुआ है, इसकी हाइट हमको दी हुई है। तो हम इस पॉइंट को अगर ए मान लें और इसको बी मान लें, तो ए भी हमको दिया हुआ है 6 मीटर। इसको चलिए हम सी मान लेते हैं और ये डी मान लेते हैं। इनको ज्वाइन कर लें तो हमारा ये ट्रायंगल बन जाएगा। एक ये ए डी हो गया, दूसरा हमारा ये बी डी हो गया। एट द पॉइंट ऑन द प्लेन, यानी प्लेन पे जो पॉइंट है, जैसे मान लो हम डी मान लेते हैं, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो फ्लैग स्टाफ हमारा कौन सा है, ए बी है। बी इसका बॉटम है, तो बॉटम से जो एंगल बनेगा वो हमारा 30 डिग्री है, और ए इसका टॉप है, यानी ए से जो एंगल बनेगा वो हमारा 45 डिग्री है। आपको हाइट बतानी है टावर की। टावर हमारा कौन सा था, BC, यानी BC की हाइट आपको बतानी है। तो tan में हमारा परपेंडिकुलर और बेस निकल कर आ जाता है। अब देखो यहाँ पर बेस कॉमन है, यानी CD कॉमन है। दोनों ट्रायंगल अगर आप ले लो, चाहे बड़ा वाला ले लो ACD ले लो, या फिर छोटा वाला जिसके अंदर 30 डिग्री बनना है BCD, इन दोनों में CD कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, मान लो BC हमारा H है, तो H अपॉन और CD को हम X मान लेते हैं। इसको आप लिख भी सकते हो, यानी लिखना ही पड़ेगा आपको पूरा। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी H, और दूसरी लाइन में लेट द लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन CD बी X। तो CD को हमने X मान लिया, तो H बाई X क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। √3 ऊपर जाके H से मल्टीप्लाई हो जाएगा, X इधर आ जाएगा, तो यहाँ से X की वैल्यू हमारी आ जाएगी H√3। अगर हम tan 45 डिग्री की बात कर लें, तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, ये पूरा AC होगा, और AC हमारा क्या है, H+6 अपॉन बेस हमारा X है ही है। X की वैल्यू हमने निकाली ली है, यानी H+6 अपॉन H√3, और tan 45 की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो यहाँ से H+6 इक्वल हो जाएगा H√3। अब H√3 माइनस H की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी, यानी H यहाँ से कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 6। तो H हमारा क्या आ जाएगा, 6 अपॉन √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो √3 की वैल्यू पुट करके H निकाल सकते हो। इस तरह भी कर सकते हो, या इसको और सिंपल बनाने के लिए आप रैशनलाइज कर लो, यानी H की वैल्यू हमारी 6 अपॉन √3 माइनस 1 है। इसमें हम क्या करेंगे, √3 प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर भी कर लेंगे √3 प्लस 1, तो हमारा क्या हो जाएगा,
देखो a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, यानी 3 माइनस 1 हो जाएगा और 2, तो 2 से 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, यानी सॉल्व करने पे आपको 3 अंडर रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी रूट 3 की वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो h की वैल्यू यहाँ पर 8.19 मीटर्स आ जाएगा। तो रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, इनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं तो याद कर लोगे तो ज़्यादा ही बेस्ट रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 40। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मीडियन आपको दिया हुआ है कितना, 525। आपको वैल्यू बतानी है एक्स और वाई की अगर टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी 100 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल बना लेंगे, क्लास लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। तो इस तरह से टेबल बना लेंगे, क्लासेस की वैल्यू लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख लेंगे और लास्ट वाले कॉलम में हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे निकाली जाती है इसको थोड़ा समझो। पहली वाली फ्रीक्वेंसी आप सीधे सीधे ऐसे उतार लो, दूसरे में क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर लो, यानी ऐड करते हुए हम चले जाएंगे। 2 + 5 क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वाले में इन तीनों को ऐड कर लो तो ये 7 + x हो जाएगा। इस तरीके से इनमें 12 और ऐड कर लो तो आपका 19 + x हो जाएगा। फिर 17 यहाँ और ऐड कर लो तो 36 + x हो जाएगा। फिर यहाँ पर 20 आ गया तो 20 और ऐड कर लो तो 56 + x। इस तरह से आप करते हुए देखो यहाँ पर अब y भी आ गया तो 56 + x + y। फिर यहाँ 9 और ऐड कर लो। इस तरह से हम पूरा करके लिख लेंगे। अब क्वेश्चन में देखो हमको यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है 100 ना, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये हमारा टोटल वाला हो गया और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं इनका आपको सम निकालना है, जो कि आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट में आ जाएगा, यानी लास्ट में जो दिया हुआ है 76 + x + y, यही फ्रीक्वेंसीज का सम है। और टोटल फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी का सम हमको दिया हुआ है 100, यानी हम कह सकते हैं 76 + x + y की वैल्यू हमको दी हुई है 100। तो x + y हमारा क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमको मीडियन की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 525। तो ये बताओ 525 कहाँ आएगा, 500 से 600, इसी के बीच में तो 525 आता है। तो यही जो 500 से 600 है क्लास, यही हमारी मीडियन क्लास कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं 500 to 600 इज द मीडियन क्लास। अब आपको गिवन डाटा सारे लिख लेने हैं, क्या क्या चीज़ें हमको दी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें अभी तक हमने फाइंड आउट कर ली हैं। तब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहली चीज़ L, ये क्या होता है, जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है, 500, तो आप लिख लेना L की वैल्यू 500 है। अब मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो इसके सामने क्या है, 20 है, तो आप लिखोगे F की वैल्यू हमको 20 दी हुई है। अगली वैल्यू जो है वो है CF। CF क्या होता है, जो हमारी मीडियन क्लास है उससे पहली वाली क्लास में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी 500 to 600 से पहले कौन सी है, आप कहोगे 400 से 500, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 36 + x, तो यही हमारी CF की वैल्यू हो गई। तो CF हमारा क्या है, 36 + x। तो इसमें ध्यान रखना आपको 56 + x ना लिख देना, उसके ठीक पहले वाला आपको लिखना है 36 + x। और आपको h की वैल्यू दी हुई है, ये क्या होगी, क्लास की साइज। तो आप देख सकते हो जो अपर लिमिट है, लोअर लिमिट, किसी का भी आप क्लास ले लो, उसमें माइनस कर दो तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 100। 100 - 0 कर दो, 200 - 100 कर दो, तो h की वैल्यू हमारी 100 है। ये सारी चीज़ें पता चल गई। अब आप मीडियन का फॉर्मूला लिख लो, ये होगा आपका L + n/2 - CF / f, ये ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाई h। अब मीडियन की वैल्यू हमको 525 दी हुई है, L हमारा 500 है, प्लस n हमारा 100 है, 100 / 2 हमारा 50 हो जाएगा, माइनस CF हमारा 36 और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो हमारा ये x हो जाएगा, अपॉन f की वैल्यू हमारी 20 है, ठीक है, और ये h हमारा 100 है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको x की वैल्यू निकालनी, इधर उधर करके मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करके x की वैल्यू आपको निकाल देनी है। तो सॉल्व करने पे x की वैल्यू हमारी 9 आ जाएगी। और पहली वाली इक्वेशन में हमने x + y निकाला ही था। यहाँ पर इस तरह से इक्वेशन लिखोगे और लिखोगे पुटिंग वैल्यू, इसको मान लो इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से y की वैल्यू भी आपको निकल कर आ जाएगी। तो y क्या होगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ आकर ये वाला पेपर यानी सेट 1 वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप कहोगे तो और वीडियोज़ में अपलोड कर दूंगा। अगर आप में से कोई बेसिक मैथ्स का है तो वो भी कमेंट करके बता सकता है, तो मैं बेसिक मैथ्स के भी पेपर की वीडियो अपलोड कर दूंगा। ऐसी ही और वीडियोज़ अगर आपको देखनी है तो वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में
एक ट्रायंगल जैसा बना होगा, एरो जैसा, उस पर आप क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। वहाँ प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट को विजिट करके वहाँ से और वीडियोस देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।